नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगुन। कोयला घोटाले पर नवीन जिंदल और दसारी नारायण राव सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है सीबीआई। नवीन जिंदल से संपर्क करने की जीतोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन सीबीआई को इसमें सफलता नहीं मिल रही है। सवाल यह है कि नवीन जिंदल नॉट रीचेबल क्यों है? नवीन जिंदल की अलमारी कब खुलेगी? कहां है नवीन जिंदल? हमारे सूत्रों के मुताबिक नवीन जिंदल लंदन में है। वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। 2 दिन से सीबीआई नवीन जिंदल से संपर्क करने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। नवीन जिंदल की ही तरह उनका फोन भी नॉट रीचेबल है। आखिरकार सीबीआई ने आज नवीन जिंदल के घर वालों को यह कह ही दिया कि वो नवीन जिंदल से वापस आकर जांच में सहयोग करने को कहें और अपने घर की सभी अलमारियां और लॉकर जो सीबीआई ने सील कर दिए हैं उनको खुलवाएं। कोयला घोटाले को लेकर अब तक 12 एफआईआर दर्ज हुई हैं। सीबीआई सूत्रों की माने तो पहली बार रिश्वत दिए जाने के सबसे पुख्ता सबूत मिले हैं। सीबीआई ने सारे कागजात पहले ही अपने कब्जे में ले लिए हैं। नवीन जिंदल और दसारी नारायण राव के बीच लेन देन संबंधी जो भी कागजात हैं, सीबीआई उनकी जांच लगातार कर रही है। सीबीआई की प्राथमिक जांच में इस तरह की बात भी सामने आ चुकी है कि नवीन जिंदल और दसारी नारायण राव के बीच कई बार मुलाकातें भी हुई थी। सीबीआई ये जानना चाहती है कि इन मुलाकातों का मकसद क्या था, दोनों कितनी बार मिले और नवीन जिंदल ने कोल ब्लॉक आवंटन के दौरान ही दसारी नारायण राव की कंपनी में निवेश क्यों किया। ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना होगा। और इस पर ताजा बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रेसिडेंट कुलदीप बिश्नोई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी इस चर्चा में जुड़ रही है। मोहम्मद सलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीपीआई के नेता। हमारे साथ दिनेश शर्मा है, हमारे संवाददाता। नीरज ठाकुर है जो सीबीआई को कवर करते हैं, हमारे संवाददाता। और साथ ही प्रसाद भोसेकर हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। तमाम लोगों से हम बात करेंगे इस बड़े पैनल के अंदर, लेकिन शुरुआत नीरज ठाकुर आपसे इस दौर की करना चाहेंगे। आखिरकार नॉट रीचेबल है नवीन जिंदल, सीबीआई के सूत्र क्या कह रहे हैं? और जी देखिए, जब परिवार से उस दिन जब रेड हुई तो सीबीआई ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बाहर हैं और उनसे कांटेक्ट नंबर और दूसरी चीजें सीबीआई ने मांगी और पता चला कि वो लंदन में है। जो बाकी लोगों ने जो घर में उस वक्त मौजूद थे लोग, उनका स्टाफ जो घर में मौजूद था, उन्होंने बताया कि लंदन में है। उसके बाद कल से सीबीआई लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। जितनी कोशिशें की गई सब बेकार चली गई, क्योंकि जो घर में लोग मौजूद थे, जो स्टाफ था, उनका कहना था कि सारी लॉकर्स और अलमारी की चाबियां जो हैं वो नवीन जिंदल के पास है, उन्हीं का एक्सेस उसमें है। ऐसा उनमें क्या रखा गया है जो सिर्फ नवीन जिंदल ही उसको खोल सकते हैं? ये काफी बड़ा सवाल है, वो सीबीआई भी जानना चाहती है। इसीलिए आज जब उनको नोटिस देने की बात आई तो फिर सीधे परिवार को कहा गया, समन करने की बात आई कि आप उनको कहिए कि वो जहां भी हैं तुरंत पहुंचे, उनसे संपर्क करिए और उनसे कहें कि तुरंत पहुंचे और जांच जो अधूरी रह गई है, जो रेड अधूरी रह गई थी, उनको पूरा ताकि सीबीआई कर सके। जी, कुल मिलाकर 2 दिन से सीबीआई संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही। सीबीआई का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या सीबीआई इंतजार करेगी नवीन जिंदल का भारत लौटने का, या फिर कोई और बड़ा कदम सीबीआई उठा सकती है? देखिए, पहले तो सीबीआई जरूर ये इंश्योर करना चाहेगी अगले 1-2 दिन तक कि नवीन जिंदल से उनका संपर्क हो जाए। अगर वो परिवार भी उनसे बात नहीं करता या बाकी लोग भी संपर्क हो जाए, एक बार पता चले कि वो आना चाह रहे हैं कि नहीं आना चाह रहे हैं, उसके बाद वो अगला कदम उठा सकती है सीबीआई। वो कानूनी कई कदम हैं जो सीबीआई उस हालत में उठा सकती है। जी, सीबीआई ने जिंदल के घर दफ्तर की अलमारियां भी सील करी हैं, लेकिन वो कब खुलेंगी? वो तभी खुल सकती हैं जब जिंदल साहब लंदन से छुट्टियां बिताकर वापस लौटेंगे, या फिर जब सीबीआई संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। जैसे ही संपर्क होगा और जिंदल साहब को जानकारी मिलेगी और वापस आएंगे तब खुलेंगी। इधर कोयला घोटाले में एफआईआर हो चुकी है, उधर नवीन जिंदल नॉट रीचेबल हो गए हैं। इधर सीबीआई नवीन जिंदल से पूछताछ करना चाहती है, दूसरी तरफ उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नवीन जिंदल गृह मंत्रालय की संसदीय समिति में है। एफआईआर के बाद अब उनके इस्तीफे की मांग जोर पकड़ चुकी है।
ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये हरियाणा के हिसार की हैं, जहां नवीन जिंदल के इस्तीफे की मांग पर भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बदले में लाठियां मिली। यानी ये तमाम लोगों को मार पड़ी जब इन्होंने जिंदल साहब का इस्तीफा मांगा। जिंदल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ नवीन जिंदल है जिनका कुछ अता पता नहीं है, नॉट रीचेबल है जिंदल साहब। दूसरी तरफ उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। और इसकी अगली तस्वीर में कुरुक्षेत्र की तस्वीर है, जो नवीन जिंदल का संसदीय क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में जिंदल के विरोध में लोग सड़कों पर निकल आए और जिंदल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं हरियाणा में बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिंदल के विरोध में लाठियां तक खानी पड़ी। लोगों की मांग है कि नवीन जिंदल गृह मंत्रालय की संसदीय समिति से इस्तीफा दे दे। सीधा कुलदीप बिश्नोई के पास जा सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई, आपसे हम जानना चाहेंगे, नवीन जिंदल साहब तो नॉट रीचेबल है, लेकिन आज आपके कार्यकर्ताओं को लाठी खानी पड़ी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो आज जो सरकार ने जो काम हिसार के अंदर किया, जलियांवाला बाग का इतिहास एक दोहराने का काम हरियाणा की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर किया। लेकिन अभी आपने कहा कि नवीन जिंदल बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने गए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें पहले से इस बात का आभास था कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, सीबीआई की रेड होगी, इसलिए वो पहले ही भाग गए हिंदुस्तान छोड़कर। और जिस प्रकार से 52,000 करोड़ रुपए का जिस प्रकार से उनको घोटाला उन्होंने किया, बिकॉज बिगेस्ट बेनिफिशियरी बहुत से टीवी चैनल ने और अखबार के लोगों ने बताया, तो 2 करोड़ 53 लाख रुपए का छोटा सा एक एफआईआर उनके खिलाफ करना, मैं समझता हूं कहीं न कहीं कांग्रेस अभी भी उनको बचाने का प्रयास कर रही है। जी, ये दोनों बातें साफ तौर पर दिखाती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नवीन को पहले बताया कि रेड पड़ेगी, इसलिए विदेश चले गए और एक लोक दिखाई के लिए इस प्रकार का इन्होंने 2 करोड़ 53 लाख रुपए का एफआईआर लॉन्च किया। जी, पुलिस को और सरकार को चाहिए कि तुरंत उनको यहां पर हिंदुस्तान के अंदर लेके आए, उन्हें गिरफ्तार करे, क्योंकि बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, गवाहों को खरीद फरोख्त की जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए गिरफ्तार तुरंत हो और बर्खास्त भी तुरंत हो। और जो आज हिसार के अंदर हुआ, जितनी भी निंदा की जाए, मैं समझता हूं कम है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का अधिकार कानून देता है। और किस प्रकार अभी आप तस्वीरें दिखा रहे थे, किस प्रकार से पीटा मेरे आदमियों को गया, बीजेपी के आदमियों को गया, जो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे। जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी भी हमारे से जुड़े हैं। मीनाक्षी लेखी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया हिसार के अंदर, लेकिन सवाल बहुत गहरे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई दिनों तक संसद नहीं चलने दी और प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा कोयला मामले के ऊपर। लेकिन पहली बार सीबीआई के सूत्र कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो 12 एफआईआर हुई हैं, उनमें से पहली बार सबूत सामने आ रहा है, रिश्वत देने का पुख्ता सबूत मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि इसके बाद कहीं ना कहीं नैतिकता की हम बात करते हैं, नैतिकता के आधार पर तो श्रीनिवासन साहब ने भी अपना काम छोड़ दिया, नैतिकता के आधार पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, विपक्ष के दबाव में पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन जिंदल साहब अभी भी सदस्य हैं। देखिए, नैतिकता की उम्मीद वहां हो जहां पर कुछ अंश नैतिकता का हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नैतिकता को एक किनारे बिठाकर रख दिया है और वो मात्र एक शब्द रह गया है। क्योंकि अगर आप नैतिकता का विषय उठाएं कोयला घोटाले में, तो कहीं ना कहीं अनैतिकता दिखाई दे रही है। वो दिखाई दे रही है कि एमओएस जो है तरियो नारायण साहब, उनकी और नवीन जिंदल पर आकर मामला खत्म करने की कोशिश है। और जैसा कि कुलदीप साहब कह रहे थे कि 2 करोड़ और कुछ लाख रुपए का जो इतना छोटा सा अमाउंट है, उसकी एफआईआर दर्ज हुई है, तो कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत जो है और गहरे लेवल की दिखाई दे रही है। ये इन्वेस्टिगेशन कायदे से 7 रेस कोर्स और 10 जनपद जब तक नहीं जाती, तब तक ये तहकीकात पूरी नहीं होगी, क्योंकि 154
कोल माइंस जो हैं उनको दिया गया था और उसमें एक भी कागज, कोई स्क्रीनिंग कमेटी, कोई विचार विमर्श, कोई चीज मौजूद नहीं है कि आपने किसी को दिया तो क्यों दिया, किसी को रिजेक्ट किया तो क्यों दिया। जो कैप्टिव मीनाक्षी देखिए, क्या आपको लगता है कि क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी ने बोला इट इज टू लेट एंड टू लिटिल, और जो बात कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे मैं उसको पकड़ता हूं, क्या आपको लगता है कि नवीन जिंदल को पहले जानकारी मिल गई थी इसलिए वो लंदन चले गए? क्या ये भी एक सवाल हो सकता है? देखिए वो सब अभी जो, अगर मैं कहूंगी कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रणनीति कांग्रेस की रही है उसके आधार पर इस तरीके की बात कही जा सकती है, लेकिन वो अभी अटकल ही मानी जाएगी क्योंकि उसका कोई हमारे पास सबूत नहीं है। लेकिन इसमें जो बड़ा पक्ष है वो पक्ष ये है कि जिस व्यक्ति के हाथों, मतलब ये जो एमओएस हैं, इन्होंने तो बहुत कम फाइलें साइन की हैं। जो असली कर्ता धर्ता थे तो कोल मिनिस्ट्री जो है उस समय प्रधानमंत्री के हाथ में थी। तो जब तक आप 7 रेसकोर्स और 10 जनपद को नहीं तलाशेंगे तब तक इस मामले की पूरी तरीके से तहकीकात मैं मानूंगी नहीं, और मुझे लगता है कि जो गहरा खेल है वो खेल वहां खेला जा रहा है। मोहम्मद सलीम, बिग डिबेट टुनाइट, क्या आपको लगता है दसारी नारायण राव और नवीन जिंदल के बीच में जो कनेक्शन निकला है वो बड़ा कनेक्शन निकल रहा है, और क्या आपको लगता है कि इस कनेक्शन के तहत नवीन जिंदल को इस्तीफा देना चाहिए? आपकी पार्टी क्या कहती है इस पे? आप देखिए, कोल ब्लॉक अलॉटमेंट के जो पूरा बड़ा घोटाला है, शुरू से तो कांग्रेस उसको मान ही नहीं रही थी। बाद में दबाव मिला संसद के अंदर, संसद के बाहर, पत्रकार और टेलीविजन चैनल आपके जैसे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगने के बाद जांच कुछ सही ढंग से होना शुरू हुआ। अभी ये नैतिकता की जो बात हो रही थी, तो आप देखो कांग्रेस के अंदर ही एक सांसद और एक मंत्री दसारी नारायण राव रिश्वत ले रहे हैं, और सांसद अपने कंपनी के फायदे के लिए कोल ब्लॉक को हासिल करने के लिए एक और बात लगाया जा रहा था। कारोबारी है और एक कोल मिनिस्टर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह से रुपए के तबादले हुए हाथ से, और उसके बाद कोल ब्लॉक को अपने नजदीकी लोग या रिश्वतखोरी में दिया गया। कांग्रेस शुरू से कह रही थी कि इसमें कोई रिश्वतखोरी नहीं हुई, नोशनल है या कीमत का घटाने के लिए किया गया है कोयले का, लेकिन दरअसल अपने नजदीकी लोगों को और अपने फायदे के लिए दसारी नारायण राव के कंपनी में इन्वेस्ट किए। रिश्वतखोरी बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है आजकल, ये नए कंपनी बना करके वो दूसरे कंपनी में डाल करके इसका पैसा उसके गया, लेकिन देश का जो राष्ट्रीय संपदा है उसका लूट हुआ। और हम समझते हैं कि इसका मामला ये एक मिसाल है छोटा सा, लेकिन मामला और बहुत गहरा है, और ये एक नवीन जिंदल का मामला, एक दसारी नारायण राव का मामला नहीं है। बेशक ये लोग भी एक खिलाड़ी हैं, लेकिन ये पूरे रंगमंच में और भी जो लोग हैं वो सबको पकड़ना चाहिए और सबके विरोध में कार्रवाई होना चाहिए। देश की जनता को मालूम होना चाहिए कौन कितने गहराई में खड़े हैं। आइए आपको बताते हैं कि दसारी नारायण राव और नवीन जिंदल के बीच में क्या कनेक्शन है। इसकी पड़ताल अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ महीने पहले की थी। पैसे वाले इस कनेक्शन की डिटेल आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में, आइए देखिए। पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी राव और नवीन जिंदल के बीच कारोबारी रिश्ते थे। इकोनॉमिक टाइम्स के खुलासे के मुताबिक ड्यूज प्रॉपर्टीज ने एक अनजान कंपनी एनडी एक्जिम को 2008 में 2.5 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया था। मतलब इस लोन के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई थी। एनडी एक्जिम को लोन देते समय ड्यूज प्रॉपर्टीज के 4 में से 3 डायरेक्टर जेएसपीएल की किसी न किसी कंपनी में डायरेक्टर थे। एनडी एक्जिम ने सौभाग्य मीडिया के शेयर बाजार भाव से 54 शेयर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए खरीदे। सौभाग्य मीडिया में दसारी राव की कंपनी की 59% हिस्सेदारी थी। 2009 में ड्यूज प्रॉपर्टीज में नवीन जिंदल और शालू जिंदल की 99% हिस्सेदारी हो गई। दसारी राव मई 2004 से अप्रैल 2008 के बीच कोयला राज्य मंत्री थे और नवीन जिंदल की कंपनी को मिले 7 कोयला ब्लॉक्स में से 5 इसी दौरान दिए गए थे। अपने संवाददाता प्रसाद भोसेकर के पास चलते हैं। प्रसाद, आखिरकार दसारी नारायण राव और नवीन जिंदल के बीच में क्या कनेक्शन था? ये तो एक बिजनेस अखबार के हवाले से खबर सबको पता है, लेकिन आखिरकार दसारी नारायण राव अब क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो तो अपने फैंस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
बिल्कुल अमीश, कल से जो सूत्र हमको बताते हैं कि काफी बौखलाए हुए हैं दासरी नारायण राव। कल जब सीबीआई की टीम ने उनके घर पर रेड की थी तो उनसे कई घंटों तक जो है उनसे पूछताछ हुई, कई डॉक्यूमेंट्स जो है उनको दिखाए गए और उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन मांगा गया। और आज उनका 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन आता है प्रेस नोट के जरिए। उनका यही कहना है कि हालांकि तेलुगु में जो प्रेस नोट था उसमें कहा गया है कि मैं अभी भी शेर हूं, बब्बर शेर हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे खिलाफ एक सुनियोजित साजिश है और सच्चाई जल्द सामने आएगी। जी मीनाक्षी, देखिए दसारी नारायण राव कह रहे हैं वो बब्बर शेर हैं और फैंस का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मैं मतलब वो जो नैतिकता का आपने पहली बार प्रश्न नहीं, मैं वही इंटरेस्टिंग और क्यूरियस वही कहा जा सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे कि मेरा ख्याल मोहम्मद सलीम साहब कह रहे थे कि ये सब है, इन सब ने रंगमंच पे काम किया, तो मैं कहूंगी ये रंगमंच की कठपुतलियां हैं। लेकिन कठपुतलियां कैसे कर सकते हैं? खिलाड़ी हैं वो तो और बैठे हैं। कोल घोटाले के या फिर कोल ब्लॉक आवंटन के सबसे बड़ी बेनिफिशियरी अगर कोई है तो माननीय जिंदल साहब हैं। मैं वही कह रही हूँ कि माननीय जिंदल साहब पोल के बेनिफिशियरी हैं, लेकिन रकम 2.5 करोड़ नहीं है, रकम कई 100,000 करोड़ है। वो रकम कहाँ है उसकी इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात चाहिए। और वो ताना